सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और हम हैं मुंबई में। 5300 किलोमीटर का फासला तय करके इलेक्शन कार्निवाल अब पहुंच चुका है इंडियाज़ फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। क्या खासियत है यहाँ की? बिल्कुल, ये देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र की भी राजधानी है। और अगर हम चुनाव की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ पर टकराव 2 गठबंधनों के बीच होने वाला है। एक गठबंधन है महायुति, जो कि सत्ताधारी गठबंधन है, और दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है, कांग्रेस पार्टी है, और महायुति में बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। और जितेंद्र, यही जो 6 सीटें हैं जो आप बता रहे हैं, वो 2019 के चुनाव में 3 भाजपा ने जीता था और 3 शिवसेना ने जीता था। वो एक शिवसेना थी, 2 बटी हुई शिवसेना नहीं थी। इसीलिए ये चुनाव बहुत खास है और शायद जनता के लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी। और हमारे साथ अब मंच पे जुड़ गए हैं क्लाइड, जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं, एनसीपी शरद चंद्र पवार फैक्शन के प्रवक्ता हैं। आसिफ बामला जी मंच पर हैं, स्पोक्सपर्सन है भाजपा के। आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव ठाकरे के फैक्शन के स्पोक्सपर्सन हैं। और उसके साथ साथ अखिलेश यादव हैं कांग्रेस से। और उससे पहले कैसे मंच सजेगा? बिल्कुल, मंच तो सज गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उम्मीद की जा रही है कि बहुत गर्मा गर्म बहस होने वाली है। यहाँ पर हमारे मेहमान भी तैयार हैं, इस तरफ ऑडियंस भी अपने सवालों के साथ तैयार है। और ऑडियंस बहुत खास है। बिल्कुल, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ के जो कॉलेजेस हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं? आप कौन से? केजे सोमैया कॉलेज। केजे सोमैया। अभी आप? केसी कॉलेज। मिठी बाई। सो काफी सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो सवाल पूछेंगे पॉलिटिशियन से। बिल्कुल, और यहाँ पर जो गर्मा गर्मी होगी, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस शो की शुरुआत जो है संगीत के साथ हो, एक संगीत में संदेश के साथ हो। और इसके लिए मेरे साथ यहाँ पर 2 खास मेहमान मौजूद हैं। लोक गायक विनोद दुबे जी मौजूद हैं और विल्सन कॉलेज के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर प्रतीक जोसेफ। इनकी पहचान एक तो यह है कि आपने जोड़ी नंबर 1 फिल्म में एक गाना सुना था, अंडे का फंडा। तो ये गाना इन्होंने लिखा भी है और इन्होंने गाया भी है। आपसे गुजारिश करूंगा आप खड़े होकर जो है यहाँ पर दर्शकों को फेस करें। और ये कुछ लाइनें लिखकर लाए हैं इन चुनाव से जुड़ी हुई, राजनेताओं से जुड़ी हुई। तो गुजारिश करूंगा कि वो लाइनें जरा पढ़कर सुनाएं। जरूर, क्योंकि बात पॉलिटिक्स की निकली है और माहौल वोट मांगने का है, कुछ पैरोडीज से शुरू करूंगा। अंडे के फंडे पे भी एक पैरोडी है, उस पर थोड़ा सा लेट आएंगे। लेकिन पहले, जैसा कि एक गीत था शराबी फिल्म से, दे दे प्यार दे, तो उसका मैंने कुछ बना दिया था जब वोट मांगने की बात आ रही है। दे दे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे हमें वोट दे, ओ दे दे वोट 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 दे रे हमें वोट दे। दूसरी पार्टी कुछ भी बोले रहना साथ हमारे, दूसरी पार्टी कुछ भी बोले रहना साथ हमारे। वोटर भाई हमरी कुर्सी अब है तेरे सहारे, दे दे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे हमें वोट दे। तो ऐसी एक पैरोडी बन गई थी। एक और पैरोडी मैंने बनाई थी जो गोविंदा का एक सॉन्ग है, जनता ये केम छे, उसके ऊपर। नेता बोले केम छे केम छे केम छे, जनता बोली सेम छे एम छे। नेता बोले केम छे केम छे केम छे, जनता बोली सेम छे एम छे। पॉलिटिक्स से हम दूर ही अच्छे, ये तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। नेता बोले केम छे। अब आते हैं अंडे का फंडा की पैरोडी पे। आओ 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 सिखाऊं राजनीति का फंडा,
ये पॉलिटिशियन नहीं मामूली बंदा, हो आओ सिखाऊं राजनीति का फंडा। ये पॉलिटिशियन नहीं मामूली बंदा, साबित ये जो चाहे वो करके दिखा दे। कभी अंडे से मुर्गी, कभी मुर्गी से अंडा, कभी चंदा को सूरज, कभी सूरज को चंदा, हो आओ सिखाऊं पॉलिटिक्स का फंडा। हमारे साथ और एक लोक गायक हैं विनोद दुबे जी, इनको सुनते हैं। बड़ा ही एक प्यारा सा संदेश ये संगीत के साथ में हमें देंगे। नेताजी तुम्हें सुनाऊं, जनता मन बात बताऊं, जनता मन बात बताऊं नेताजी। एनडीटीवी कार्निवल से कहे विनोद पुकार, और तन मन से सेवा करो, पाओ वोट हमार नेताजी। नेताजी सुनो सुनाऊं, जनमन की बात बताऊं, जनमन की बात बताऊं नेताजी। राजनीति जम कर करो, जीत होए आहार, जनमानस संतुष्ट हो, चुनेगी बारंबार नेताजी। नेताजी सुनो सुनाऊं, जनमन की बात बताऊं, जनमन की बात बताऊं नेताजी। तो इस संगीत में संदेश के साथ अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे जो खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं। जी, मैं मारिया, शुरुआत करती हूँ और मैं आऊंगी आपके पास जितेंद्र, क्योंकि आप जो युवा हैं उनसे पहले हम सवाल लेंगे। जितेंद्र, उनसे शुरू करते हैं, वो क्या चाहते हैं, नेताओं से उनका क्या सवाल है, और वही हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल, हमारे साथ कई अलग अलग कॉलेजेस के मुंबई के स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से कई ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे इस बार, जो पहली बार जाएंगे मतदान केंद्रों पर, ईवीएम मशीन पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार की निशानी पर ये बटन दबाने वाले हैं। तो इनसे जानते हैं आखिर इनकी क्या राय है, इनका क्या सोचना है। देखिए, हम मुंबई महाराष्ट्र में है ना, एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है घर से बाहर निकल के वोट करने के लिए। नॉट ओनली फर्स्ट टाइम वोटर्स बट सब लोग। तो आपकी पार्टीज क्या ऐसे कर रही है कि लोग बाहर निकल के वोट करें? ये जो सवाल बिल्कुल है, बहुत बड़ा सवाल है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए पार्टियां क्या कर रही हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकले वोटिंग वाले दिन और वोट डालने जाएं। अखिलेश यादव प्रेसिडेंट है मुंबई यूथ कांग्रेस के। युवाओं के लिए आप क्या करें, और उसके अलावा एक अर्बन एपैथी का हमेशा एक रनिंग नैरेटिव और रनिंग थीम रहा है। कोई भी शहर में चले जाइए, कैपिटल सिटीज होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, वहाँ जनरल मोटिवेशन कम होता है। ऐसा क्यों है और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सही सच बात है ये कि जो युवा वोटर है वो बहुत मोबिलाइज नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम युवा वोटर को सही तरीके से टारगेट नहीं कर पाते। जैसे कॉलेजेस में मेरा मानना है कि कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर भी अपने स्टॉल्स लगाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड गो एंड उनको एटलीस्ट बताएं कि उनके वोटर राइट्स का मायने क्या है। जिस दिन, क्योंकि ये युवा बहुत जिम्मेदार है, शायद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात को युवा को समझाने में विफल हो पा रही हैं, जिसका कारण है कि वोटर टर्नआउट नहीं हो पा रहा है, कि वो कितना जिम्मेदारी का काम है, उनके एक वोट से उनका और उनकी आने वाली नस्लों का भविष्य तय होता है। ये 2 फेजेस का चुनाव हो चुका है और उसमें एक ज़रूर दिखा गया है ओवरऑल कि जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी कम है। तो क्या माना जाए कि भाजपा क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है तो वो लोगों को निकाल पा रही है, और आप लोग जो इंडिया ब्लॉक है उसको लग गया है कि 400 पार होने वाला है तो घर पे बैठ गए? तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बीजेपी कार्डर ही काम कर रही है? अगर कम वोट हो रहा है और कम लोग आ रहे हैं बाहर करने के लिए, तो सिर्फ वो लोग सिर्फ बीजेपी को ही वोट देने वाले, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप युवा की बात कर रहे हैं तो ये तो इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है ना, कि किस तरह से, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, अखिलेश जी ने, कि कॉलेजेस हो या कहीं पर भी जाकर किस तरह अपने उनके नुमाइंदे वहाँ जाकर, ये मैं तो नहीं देखता। ये तो हम सब कर रहे हैं, हमारे यूथ विंग जो है, हमारे स्टूडेंट विंग जो है, हम कॉलेजेस में जाके कहते हैं। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का भी एक कर्तव्य है। ये
अभी तक का डेटा कोई क्लियर नहीं आ रहा है कि ये यूथ ही है या नौजवान है, वही बस घर से बाहर नहीं निकल रहे। ओवरऑल वोटर परसेंटेज कम है आसिफ बामला, ये एंथुजियाज्म की कमी दिख रही है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए भाजपा बहुत परेशान भी है इसके वजह से। यकीनन वोटर परसेंटेज टर्नआउट कम है, लेकिन अगर आप कहें कि योजनाएं जो इलेक्शन कमीशन करे, तो अगेन इलेक्शन कमीशन इज अ ऑटोनोमस बॉडी, इट्स नॉट गवर्न बाय एनी। लेकिन क्या ऐसा किसी ने पूछा नहीं, ऐसा किसी ने पूछा नहीं। दीजिए ना आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए स्कूल्स कॉलेजेस में इन्होंने योजना की। हम तो मैं सिर्फ, चूंकि मैं बांद्रा से आ रहा हूँ उस जिले से, तो जिला स्तर पर कलेक्टर ने बुलाया। इनफैक्ट 1 मई को उन्होंने एक साइकिल रैली रखी फॉर नौजवानों को, टू encourage them and to ensure that they come। लेकिन अगर वोट रजिस्टर ही नहीं हुआ है तो कहाँ जाके वोट करेंगे? नहीं, उसके अलावा मुंबई में चुनाव होने वाला है 20 तारीख को। एक छोटी बात है, एक छोटी बात है। बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड इश्यूज की बात करते हैं, युवाओं के क्या इशू है और ओवरऑल इश्यूज क्या, इश्यूज की बात करते हैं और इश्यूज की बात करते हैं। जी बताइए। जो 60 के ऊपर के लोग, खान शालान है। मेरा क्वेश्चन है कि नोटा पे है, अगर मैं नोटा दबाऊं, मैं क्यों दबाऊं? क्योंकि मुझे आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी मेंबर मुझे पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं और सब बच्चों जैसे ही बात करते हैं। कोई मीट पे बात करता है, कोई राम भक्ति पे बात करता है, जो का मैटर अभी है नहीं। जो रिलीजन पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, हम लोग रिलीजन पे खेल रहे हैं। जैसा कि यूरोपियन में देखें तो यूरोपियन कंट्रीज अपने एजुकेशन में बात कर रहे हैं, वो लोग नॉलेज इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं, वो लोग न्यू चीज़ों के इंकरेजमेंट पे बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है। और लोगों से सवाल लेते हैं, और भी लोग हैं उनसे सवाल लेते हैं। जी, आप जो बोलते हो वोटिंग परसेंटेज का, अगर वोट भी देते हैं तो कैंडिडेट दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वोट देने का क्या सेंस है? इसीलिए जो वोटर्स है वो वोट देना नहीं चाहते कोई पार्टी को। जी बिल्कुल। तो आप पहले जवाब ले लेते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने चुनाव हमसे लड़ा, हमारे साथ लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और दुर्दैव और मतदान भी हमारे हक में हुआ। इसीलिए आपने 40 लोग लेके चले गए, पार्टी फोड़ा, तो आप वो भी जिम्मेदारी ले लीजिए। आनंद दुबे, आप जिम्मेदारी ले लीजिए। आपने पार्टी फोड़ा और आप चले गए कांग्रेस के साथ। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने विश्वासघात किया, उन्होंने विश्वासघात उसके बाद आप चले हमारे गए। खंजीर चलिए मोदी जी का फोटो दिखा के चुनाव जीता, आपने, हाँ, सीटें लाई और बाद में जीतने के बाद वो हो गए विलीन कांग्रेस के साथ। आनंद दुबे, तो ये तो सही बात बोली, आपने अच्छी बात बोली। मैं आपका सब लोग इनके लिए तालियां बजाएं। सही बात है आनंद दुबे, और ये हुआ था, और इसी के लिए महाराष्ट्र जो है पीछे के 5 साल, और इसीलिए इस बार लोग की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी को चुन के लाएगी। आप देखिएगा जी मारिया जी, बिल्कुल मारिया जी 100%। चलिए आनंद दुबे जी, जितेंद्र भाई और मारिया जी, सबसे पहले आपका मुंबई में स्वागत है। आपने वादा नहीं रखा, मैं वादा रखता आपके हूं। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल का मुंबई में हम दिल से बहुत स्वागत करते हैं। गीत संगीत से शुरुआत हुई है मारिया जी, तो 10 सेकंड मैं भी गीत गाऊंगा। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है मशाल, जो करने वाली है कमाल, तब हो जाएगा धमाल, क्योंकि जीत होगी विशाल और 4 जून को उड़ेगा गुलाल। ऐसे ही, क्योंकि संगीत से बात हुई तो मैंने संगीत में बात की। हम भी यहाँ होंगे। अब शांत हो जाइए, होगा शांत हो जाइए, किसे होगा मलाल, ये शांत देश की हो जनता जाइए। जानेगी। आप हो जाएंगे बेहाल, शांत हो जाइए। सुनिए, अभी 2019 में विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी मातोश्री आए। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के साथ बाला साहब ठाकरे जी, जो हमारे देवता हैं, उनके कमरे में बैठकर बात होती है कि हम और आप आधे आधे पर समझौता करेंगे और सरकार चलाएंगे। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है वो मुकर जाते हैं। तो आप बताइए कि बाला साहब ठाकरे जी के लिए अगर उनके दिल में सम्मान नहीं, तो इनका सम्मान हम कैसे करें? आपसे पूछता हूं, यहाँ नौजवान भी बैठे हैं, जनता भी बैठी है, और सावर जी के साथ क्या स्टैंड है? प्लीज जितेंद्र की बात सुन लीजिए, क्या स्टैंड है? जितेंद्र की बात सुन लीजिए। वीर सावरकर 370 पर
था। शिवसेना का क्या सवाल एक सवाल है क्या कि स्टैंड है? बंद कमरे और में उनके ऐसा बाजू में फैसला बैठे क्यों हुए लिया उनके गया सहयोगी कि कांग्रेस का सीटें क्या स्टैंड है? 50-50% बांटी जाएंगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है 50% बांटी जाएगी? ये बात जनता के सामने चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं रखी गई थी? अरे कि जब देवेंद्र अगर अब बताता हूँ, आएगी तो- अब उस पर प्रकाश डालता हूँ। यह बात करने आदरणीय अमित शाह जी स्वयं मातोश्री आए थे। मातोश्री दिल्ली नहीं गई थी, मातोश्री वो आए थे, उन्होंने बात की थी। और सुनिए, जब सुबह 4 बजे आदरणीय देवेंद्र जी और अजीत दादा ने सरकार बनाई तो कौन सी नैतिकता का पाठ हमें ये लोग पढ़ा रहे हैं? हम तो इनके बाद बनाए। पहले इन्होंने उदाहरण दिया। हम लोगों को फोकस फिर से मुंबई पे लाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये राजधानी है। और सवाल लेकर सामना कर रहा हूं। उनकी बात सुनिए। पूछिए, सवाल पूछिएगा। मेरे को सिर्फ इतना पूछना, मेरा नाम गुलाम नबी मंसूरी है, मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। मेरी सैलरी 12,000 रुपया थी 2014 में, मैं 3,000 रुपया सेव कर सकता था। आज मेरी सैलरी 15,000 रुपया है, मेरे घर से 5,000 रुपया डालना है। ये कॉमन आदमी का एक सवाल है, इसके लिए कौन पूरा कर सकता है? सारी महंगाई की बात देखो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ मेरी मन के अंदर है, अगर हमारे देश को आगे ले जाना तो ये पढ़े लिखे बच्चे एमपी एमएलए होने चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को समझ में आता है कि पढ़ाई करके 140 करोड़ पब्लिक के लिए जब आप दूसरी कंट्री के ऊपर जाते हो तो वो एटीट्यूड रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है। ये पढ़े लिखे बच्चे होने चाहिए जो एमपी एमएलए होने चाहिए। जितिन, यही सवाल हमको लगता है फर्स्ट रो वालों बच्चों से पूछना चाहिए। बिल्कुल, मैं इनसे ये पूछूंगा कि आप में से कितने लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, एमपी एमएलए बनना चाहेंगे, चुनाव लड़ना चाहेंगे? आप बताइए। अभी का जैसे सीनियर है देख के मेरे को नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। नहीं आशीष जी, इस पर मैं बात करूं। पॉलिटिक्स में सिर्फ ब्लेम गेम दिख रहा है मुझे, और मुझे वोट करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सामने तो ब्लेम गेम दिख रहा है, आपको पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लग रही तो आप खुद पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। आप जाओगे तब तो आशीष परिवर्तन जी होगा। कि मेरे को एजुकेशन पॉलिसी को अच्छा करना है, इसके लिए मैं जाना चाहूंगी। वेरी गुड। और कोई जो पॉलिटिक्स में जाना चाहेगा? मुझे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में मौजूद हैं। हाँ, आप बताइए। मैं तो बहुत ज़रूर जाना चाहूँगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब के पॉलिटिशियन कुछ नहीं हो रहा है तो नए लोगों का आना ही पड़ेगा। मारे मुझे इसी बात पर क्लाइड से जवाब लेते मैं हैं। एक बात कहना चाहता हूँ। आप सब युवा जो बैठे हैं उनसे एक कहना चाहता हूँ, जब तक आप जैसे लोग कहेंगे कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, हम जैसे लोग यहाँ बैठेंगे और आपको लगेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स क्या होता है? इट इज़ पॉलिटिकल साइंस, ये आप समझ लीजिए। गवर्नेंस है, हम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस सीखते हैं, उसमें गवर्नेंस सिखाया जाता है। और जब तक आप जैसे युवा पढ़ लिख कर यहाँ आकर गवर्नेंस नहीं करेंगे तो इस तरह का पॉलिटिक्स चलते रहेगा। मैं खुद बोलता हूँ ना, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आज बैठकर आसिफ मामला के साथ में यहाँ चिल्लाकर बात कर रहा हूँ, मेरी भी गलती है। मेरे में हिम्मत है ये मान्य करने की, लेकिन मेरी गलती है, मैं चिल्ला रहा हूँ। लेकिन मैं भी एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। जब तक इस देश का युवा यही सोचेगा कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, इस देश का उद्धार नहीं होगा। हम सबको आना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस यूज करके गवर्नेंस करना चाहिए इस देश में। बहुत ही रेयर मोमेंट है कि बीजेपी और एनसीपी अग्री कर रही है। आप बताइए, आप लोग दोनों का क्या व्यू है? जो मैं बिल्कुल सही, चलिए, गलत कांग्रेस भी इंप्रेशन अग्री कर रही है। नहीं, गलत इंप्रेशन जा रहा है युवाओं पे। देखिए भैया, अगर आप राजनीति से दूर रहेंगे, राजनीति का मतलब खाली चुनाव लड़ना नहीं होता है, अगर आप वोट डालते हैं तो भी राजनीति है। अगर आप राजनीति से दूर रहेंगे, क्योंकि राजनीति तय करती है कि आपकी स्कूल की फीस कितनी होगी, बिजनेस क्या करेंगे, आप पढ़ाई क्या करेंगे, वो सब एक राजनेता तय करता है। इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम तय करता है। तो आपको उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों से सहभागी होना चाहिए, वोट भी देना चाहिए, चुनाव लड़ने की क्षमता हो तो चुनाव भी लड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि आपको लगता है कि राजनीति गंदी हो गई है, बहुत सारी गंदगी बढ़ गई है, तो दूर से तो नहीं साफ होगी ना। स्वयं उस गंदगी में उतरना पड़ेगा और उस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जैसे नौजवान राजनीति में आते हैं तो जो भैया 4 बार नोटा की बात कर रहे हैं, वो नोटा की बात नहीं करेंगे, वो एक अच्छे राजनेता बनने की बात करेंगे। अगर कोई खराब है तो आप अच्छे बनने की बात करें। ये पहले पूछेंगे, उसके बाद फिर जितेंद्र फिर जाएंगे। ये मैं इस मंच पे बैठे हुए सारे लोगों से सहमत हूँ। नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी कि हम देखिए, हम उंगली उठाते हैं ना, हम आज आप लोग हम पर उंगली उठाते हो या अन्य नेतागण पर उठाते हो तो 3 उंगली आप पर भी आती है। आप लोगों ने ये मन बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षित और सुरक्षित लोग इस काम में नहीं आएंगे
तो अगर आप जो कहते हो खुद स्वयं कि भाई गंदगी बहुत है, तो इसको निकालने में आपकी भी तो भूमिका होनी चाहिए। तो हम सब ने मिलकर और पढ़े लिखे लोगों को खास तौर पर, आप इस देश का भविष्य हो तो आपको उतरना चाहिए पूरी ताकत से, ऐसा मेरा मानना है और सभी का ये मानना है। मैं समझता हूं। उनसे सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस बार वोट डालने जाएंगे? 20 तारीख को मुंबई में मतदान होने वाला है। 20 और मई जो को। नोटा की बात और कर रहे हैं, आप दूसरी कृपा बात, करके वोट करिए जिसको भी करना है। आप जब वोट डालने जाएंगे तो आप क्या सोचकर वोट देंगे? आपके जहन में उस वक्त क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत ही संक्षेप में आप बताइएगा। हाँ, आप बताइए। मैं वोट करूंगा तो मैं ये सोच के वोट करूंगा कि मैं मेरा देश, आज जो मैं मेरा देश देख रहा हूँ और मैं उसको और फ्यूचर में देखना चाहता हूँ वैसा। जो लास्ट 10 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ है वो वैसे ही 10x हो जाए। मैं इस बार राष्ट्रवाद को वोट करूंगा, वंशवाद को नहीं। और लोगों से जानते हैं, ये तो स्टूडेंट्स की बात हुई। अब हम मुंबई शहर की भी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कई मुंबई के नागरिक मौजूद हैं, मुंबईकर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस शहर के लोग इन चुनाव से क्या उम्मीद रखते हैं। अगले जो जनप्रतिनिधि इनके चुने जाएंगे उनसे ये क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, तो इनसे बात करते हैं। डेवलपमेंट की बात हो रही है तो वो डेवलपमेंट जो है वो फोकस होनी चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है कि अलग, जैसे कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने प्रोग्रेस की हुई है, लेकिन ठीक है, मैं अभी भी वापस दोहराता हूँ, हर डिकेड कुछ कहता है, तो ये डिकेड में कुछ परिवर्तन ही अच्छा है कि जिससे कुछ मुंबई की तरक्की होगी। अभी मुंबई में पिछले 25 साल में पहले बीजेपी साथ में हुआ करती थी। आसिफ बामला जी, पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं के अंदर बोल रहा हूँ, आसिफ बामला जी पहले साथ में हुआ करते थे, अभी वहाँ चले गए वॉशिंग मशीन के अंदर। तो इस विषय की वजह से वो चुना कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि वो साथ में थे। तो यही चीज उनको मुझे बोलना है कि जो हुआ है। सुन लेते हैं आसिफ बामला जी को, सुन लेते हैं जी, बताइए। देखिए, मेरे कपड़े कल भी धुले हुए थे, आज भी धुले हुए। मैं जो है मोदी जी के संकल्प को देखकर उन पर गया हूं और ये देश एक नए संकल्प की ओर बढ़ रहा है। तो हमें सिर्फ वर्गलाने वाले लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। और मैं ये कहूँगा अक़लियतों के लिए, सुन लीजिए आप, हमें मैं सिर्फ यही हिदायत दूंगा कि हमें अपने कामों को अंजाम देना है। तो जो पार्टी सरकार में, आज आप देखिएगा तुष्टिकर, आज नल से जल जो योजना मोदी जी ला रहे हैं उसमें हिंदू का भी फायदा, मुस्लिम का भी। ये जो आप मुंबई में आप जो ब्रिजेस देख रहे हो, आपके नेता जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ अक़लियत को फायदा होगा क्यों कहते हैं? मेरा सवाल है, सिर्फ अक़लियत को फायदा होगा क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री? आज ये जो ब्रिजेस बने हुए आपके नेता मोदी जी सिर्फ अक़लियत को फायदा होगा क्यों कहते हैं? आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई शहर का, मोदी जी आपसे सीख लें, हिंदू का होगा। आज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फायदा हिंदुओं को होगा तो मुसलमानों को भी होगा। एक चीज बहुत क्लियर है कि जो यूथ है, जो ऑडियंस है, उन्होंने एक बेसिक यहाँ पे सर्वे किया जाए तो 60% ऑडियंस यूथ जो है उनको अभी भी भरोसा है कि जो 10 इयर्स का काम हुआ है वही कंटिन्यू होना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, महात्मा गांधी जी कहते थे, जी बोलिए, कि अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। ये जो 10 सालों में आपको काम दिख रहे हैं, इसको बनाने के लिए पिछले 50 सालों के काम को मत भूलना मेरे बच्चों। अगर 50 सालों में इस भारत की नींव मजबूत नहीं होती तो क्या आप कोई काम करते? यदि आप कांग्रेस से क्या कोई काम कर पाते? आप लोगों पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। ईडी और सीबीआई, भाजपा पर आरोप है कि आपने एनसीपी को 2 गुट में बांट दिया, आपने ही शिवसेना को 2 गुट में बांट दिया। आप क्या वादा करेंगे कि जो अभी है वो आपके साथ रहेगा या फिर इनको भी बांटेंगे? मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा, लेकिन पहले मेरी एक छोटी सी, क्योंकि देखिए क्या है, यहाँ कांग्रेस और सेना साथ बैठे ना, जवाब दूंगा। नहीं, आप दोनों बाजू में है ना, जवाब दूंगा। कांग्रेस, आप लोग से बात नहीं करूंगा, मैं इनसे बात करूंगा। प्लीज वीर सावरकर जी और आर्टिकल 370 पर मेरे कांग्रेस के मित्र का क्या कहना है, और शिवसेना जी बाजू में, आप उसे एंडोर्स करें।
पूरे ऑडियंस ने, किसी ने 370 और उस पर नहीं देखिए प्रॉब्लम ये है, आपस में नहीं आए अभी तक। आप आपस में ममता जी बंगाल में उन्हें गाली देती है, आपस में अरविंद केजरीवाल उन्हें पंजाब में गाली देता है, और दिल्ली में मोदी के खिलाफ एक सवाल है, एक तो लीजिए क्या बोला सुन लो ना, सुन तो लीजिए। कश्मीर में चुनाव हुए क्या? एक मिनट सुन लिया, क्या बोला नहीं सुना, सुन लिया। एक मिनट, कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए अभी तक? कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए अभी तक? और ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं हुए अभी तक? बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं हुए अभी तक? 8,000 सड़कों के टेंडर में। मारिया एक सवाल, आप दिल्ली से आए हो ना, मुंबई के सड़कों पे गड्ढे दिख रहे हैं, जो मैंने पूछा वो तो बोलिए। 7,000 करोड़ की दलाली की है। जी पर तो जवाब वीर दीजिए। सावरकर, एक सवाल मेरा ऐसा है, वीर सावरकर एक सवाल जी मेरा ऐसा है। को भारत रत्न बीजेपी कब देगी? बस बोल दो, कब देगी? कब बोल दो, आज देगी? ऐलान कर वीर दो। सावरकर जी की मेरा एक सवाल है, बिल्कुल देगी, हमसे बिल्कुल पूछती देगी। है आनंद जी, कि आप सरकार में निश्चिंत रहो। बैठे लोगों आप से तो उन लोगों के पूछिए साथ जा मिले हो कि जो ये वीर सावरकर जी के खिलाफ लोग हैं। जवाब दो। आपको तो ये पूछ जितेंद्र, अब मैं ये डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करती हूँ, और मैं आसिफ बामला जी से शुरुआत करूंगी, क्योंकि अब आप लोग सबके पास 30-30 सेकंड का जवाब देने का रहेगा। आसिफ बामला जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, 30 सेकंड से ज्यादा वक्त मत लीजिएगा। देखिए, एक विकसित भारत को अगर एक नव चित्र देना है तो आदरणीय मोदी जी को हमें लाना होगा, और मोदी जी के जो विकसित भारत के जो ख्वाब है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। और ये हिंदुस्तान, ये देश आज छोटा नहीं है, ये विशाल संकल्प है और विशाल इरादे का देश है, जिसे बनाने में, खैर मैं ये नहीं कहता कि किसी को नजरअंदाज करना चाहूंगा। 10 साल जो है बेदाग कार्यकाल रहा मोदी जी पर, अगर आप रहे देखें तो, अगर आप नहीं देखे, मैं आपके बीच में बोलूंगा फिर क्लाइड, मैं आपके बीच में आऊंगा, फिर मत रोकना मुझे। 10 साल बेदाग कार्यकाल रहा है मोदी जी का, और युग पुरुष बोल के पूरे विश्व में आज हम विदेश में जाते हैं तो हम देखते हैं जो आदर हिंदुस्तानी पासपोर्ट का होता है। आज पाकिस्तान कहाँ है? हर तीसरे दिन जो है बैग्स मिलती थी, रेलवे स्टेशन पे आपको मिलता था, आतंक होता था। आज देखिए आज हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। क्यों? हमारे पास मोदी जैसा नेता है, एक नेतृत्व है, और आप देखोगे अगले 5 साल में 400 पार का जो ख्वाब है, एक विकसित भारत का ख्वाब है, ये पूरा होगा। और ये सारे नौजवान मेरे साथ बोलेंगे, अब की बार, ओके 30 सेकंड, अब की बार हो गया, नरेंद्र मोदी। चलिए शांत हो जाएं आप लोग। ये मंच पॉलिटिकल मंच नहीं है, एक टेलीविजन चैनल का डिबेट का मंच आप है। सवाल करिए, मुझे जी मैं जवाब बोलिए, दूंगा। सवाल करिए आप। मेरा सवाल है, 30 सेकंड दे रहे हैं हम आपको इस डिस्कशन को रैप अप करने के लिए। मुंबई के लिए आपका क्या रोल? सबसे पहला नहीं, मेरा सवाल ऐसा है कि हम दक्षिण मुंबई में बैठे हैं, भाजपा को पूछिए क्या यहाँ प्रत्याशी देने वाले हैं कि नहीं देने वाले? आज 20 दिन बाकी है, उनका कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अरे हमारा तो है ना, अरविंद सावंत जी को वोट दीजिए, दक्षिण मुंबई में हमारे नेता है। अरे तो आप अरे मेरे भाई पश्चिम में दीजिए, नहीं अमोल कीर्तिकर है, दक्षिण मुंबई में दीजिए ना। अमोल कीर्तिकर आप है, दे पा रहे हैं क्या? अमोल कीर्तिकर है, अरे अमोल कीर्तिकर है ना, अमोल थोड़ा स्टडी करिए आसिफ भाई, आप पहले दीजिए ना। अखिलेश आप बोलिए। चलिए देखिए मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी ने आखिरी भाषण कब था जब कहा था उन्होंने 400 पार? 2 फेज के इलेक्शन हो गए, मोदी जी एक मिनट, मोदी जी खुद कंफ्यूज हो गए हैं। कभी 400 कहते थे, कभी मंगलसूत्र कहते हैं, कभी मछली पे आते हैं, नहीं कभी मछली पे आते हैं, और कैंडिडेट नहीं है। मुंबई में 3 कैंडिडेट अभी तक नहीं दे पाए। हाँ, तो ये इस पर सवाल पूछूंगी। दे चुके हैं। चलिए आनंद दुबे, पढ़ाई करिए आसिफ भाई, पढ़ाई करके आइए। आनंद दुबे, बच्चे ने पूछा, मोदी जी पर बात की। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हुए, अब तक हम यही सुनते थे कि अब की बार भारत सरकार, लेकिन इन 10 वर्षों में एक व्यक्ति को इतना महान बना दिया गया, जैसा वो बच्ची कह रही है, किसी को इतना बड़ा भगवान मत बनाइए। कार्निवल अब नए शहर में जाएगा और वहां से
आपको वहां के लोगों की आवाज सुनाएगा, वहां के लोगों के क्या कंसर्न्स है वो दिखाएगा और पॉलिटिशियन से जवाब लेगा। मुझे लगता है कि इस गर्मा गर्म बहस के बाद में इसका अंत भी हमें एक संगीतमय संदेश के साथ ही करना चाहिए। मैं लोक गायक विनोद दुबे जी से निवेदन करूंगा कि जाते आते कुछ पंक्तियां हमें सुनाते जाएं। सत्ता पा जो भूलता जनता का एहसान, सत्ता पा जो भूलता जनता का एहसान, सत्ता पा जो भूलता जनता का एहसान, शीश बिठाती प्रेम से तोड़े भी अभिमान। नेताजी नेताजी सुनो सुनाऊं, जनमन की बात बताऊं, जनमन की बात बताऊं, नेताजी जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, मंच पर मौजूद सभी मेहमानों का धन्यवाद और यहाँ पर जो ऑडियंस आई है उनका धन्यवाद। जय हिंद।